पंजाब केसरी संडे स्पेशल में आज हमारे साथ हैं सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर श्री नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि बहुत ही सहृदय हैं और आम पब्लिक के लिए लेकिन क्रिमिनल के लिए सख्त। पुलिस में भी उनकी मिलनसार छवि मानी जाती है और उनके एरिया में आता है पुरानी दिल्ली का एरिया, जो कि बहुत ही घना बसा हुआ है, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और सिविल लाइन और जैसे पॉश इलाके भी हैं। तो अलग अलग क्राइम और अलग अलग तरीके से वो निपटते हैं। तो आज हम उन्हीं से करेंगे खास बातचीत। बुंदेला जी, जो आपका जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, खासकर मैं देखता हूँ जैसे चांदनी चौक हो गया, जामा मस्जिद हो गया, सदर बाजार, इन इलाकों में मैंने अलग तरह का क्राइम देखा है। पुराने समय में मैंने भी कवर किया है कि जैसे, और खास करके जब पुलिस ज़्यादा अलर्ट होती है तब वो काम ज़्यादा होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई त्यौहार, जो नकली पुलिस बन के घूमते हैं, नकली CBI बन के घूमते हैं और बहुत लोगों को चीट करते हैं। तो उससे लोगों को बचाने के लिए या ऐसी चीज़ों से क्या क्या पुलिस एक्शन ले रही है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि पब्लिक को भी खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कई जो इस तरह की केसेस देखी जाती है तो उसमें जो बोलते हैं कि हम पुलिस से आगे चेकिंग हो रही है, आपका पैसा चेक हो जाएगा, या कुछ और बात बना के कस्टमर को जो उस एरिया में मार्केट के लिए घूमने आना चाहते हैं या शॉपिंग के लिए आते हैं उनको मिसलीड करते हैं। तो पहली बात है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पुलिस इस तरह की चेकिंग नहीं करती है कि किसी का पर्सनल सामान का, अनलेस कोई डाउटफुल कैरेक्टर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिर्फ उसी का आम पब्लिक को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है कि कैश ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस में होता है, कई बार इनका प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, उस केसेस में इनको भी टारगेट करते हैं कि आगे इनकम टैक्स की या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो सकती है और आप छुपा लो, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, कुछ करके उसको पैसा छीन के ले जाते हैं या चीट करके भी ले जाते हैं। तो उसमें भी इस तरह की हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो पहली बात तो ये उनको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हमारे पास जो टेक्निकल ऑप्शंस हैं, जो लोकल हमने कैमरास लगाए हुए हैं, लोकल इनपुट हैं, जो हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड का डेटाबेस है, उस पर हम काम करके इनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी मिलती है। तीसरा, जो प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग का पार्ट है, जिसमें ये सब क्राइम ना हो, तो उसमें हम जो मार्केट एसोसिएशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। RWAs हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो टी शॉप्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन हमको मिलता रहे। और दूसरा, वो भी अलर्ट रहें कि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कोई गैंग घूम रहा है, तो उसको रोकने में वो भी मदद कर सकें। तो सर, ऐसे कितने गैंग से कितने अभी तक, कुछ अगर आपको फिगर याद हो? फ़िलहाल तो मुझे फिगर नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। कोई ईरानी गैंग करके भी होते हैं सर? जी, ये बेसिकली फॉरेन करेंसी में फॉरेनर्स को टारगेट करते हैं, उनको थोड़ा सा मिसगाइड करके उनके जो डॉलर्स हैं उस तरह की करेंसी को भी चीट करके ले जाते हैं। नॉर्मली इस तरह की भी गैंग होते हैं। फ़िलहाल तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और नॉर्थ में इस तरह का नोटिस में नहीं आया है। सर, जो आपका इलाका जो है बड़ा घना बसा हुआ है, तो इसमें क्या पुलिसिंग में कुछ अलग तरह की चैलेंजेस रहते हैं? चैलेंजेस भी है, फ़ायदे भी हैं, क्योंकि घने वैसे इलाके में एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग, पब्लिक इंटरेक्शन हम बीट लेवल पे बहुत अच्छा रखें तो हमारे पास बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। क्योंकि जो हमने देखा कि इस तरह के इलाके में अगर कोई क्राइम होता है, कोई हीनियस क्राइम भी होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लोकल कम्युनिटी हमको पास करती है। दूसरा चैलेंज इसलिए हो जाता है कि स्पेशली जैसा आपने कहा कि चांदनी चौक वगैरह एरिया है, जो कोतवाली का एरिया है, क्योंकि चूँकि बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, मार्केट है वहाँ पर, बहुत ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत भीड़ आती है वहाँ पर बाहर से, तो उसमें लोकल पिक पॉकेटिंग, छीना झपटी की भी वारदात लोग आके बाहर से करने की कोशिश करते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो पैकेट डिप्लॉयमेंट जो हम रखते हैं और लोकल मार्केट के साथ टाई अप करते हैं। CCTV कैमरे का हम बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो ये कंटिन्यूस रेस है, और ताकि हम इस चीज़ पे पकड़ रह सकें, इस तरह की वारदात ना हो। तो जैसे मान लीजिए कोई फॉरेनर है या कोई दिल्ली से बाहर गया है, वो अगर कहीं शॉपिंग करने आता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वो चाहे फॉरेनर हो, चाहे हमारे लोकल यहाँ दिल्ली वासी हों, बाहर के भी लोग हों, तो बेसिकली आप कभी भी कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल स्नैचिंग से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्लेस में आप मोबाइल उस जगह ना निकालें जहाँ पर चांसेस है कोई मोटरसाइकिल से आके मोबाइल छीन कर भाग सकता है, या लोकल पैदल भी मोबाइल स्नैचिंग हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब मोबाइल आप देख रहे हैं तो आपके साथ में आपका फ्रेंड है, उसके साइड में अपने मोबाइल खोल के जो डायरेक्शन अगर चेक करना, कोई इन्फॉर्मेशन देखना, बात करना, चलते वक्त मोबाइल अपने रोड के साइड ना रखें। कि अगर आप हाथ में रोड के साइड में मोबाइल रख रहे हैं और बात करते हुए जा रहे हैं तो हो सकता है किसी स्नैचर को अपॉर्चुनिटी मिले तो छीन सकता है। और सबसे बेस्ट है कि ईयरफोन आप यूज़ करें, अगर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को जेब में रखें, हाथ में पकड़े नहीं मार्केट में। ये सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे तो आप बच सकते हैं। पर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेडीज़ पर्स के लिए जो है बेसिकली
रिक्शा में बैठती हैं, ऑटो रिक्शा में बैठती हैं, तो ये पर्स को अपने पास ग्रिप में रखें, कंधे से लगा के रखें, बाहर की तरफ फेस नहीं होना चाहिए। इवन क्राउडेड प्लेस में पर्स को बेटर है कि वो सामने रखें ताकि लोग डिस्करेज हों। अपनी सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन है जिसको ध्यान में रखने से उनकी सुरक्षा बेहतर हो सकती है। सर, आपके एरिया में लाल किला भी आता है और अभी लाल किला पिछले 26 जनवरी से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में रहा, तो क्या जैसे कहते हैं कि भाई उन्होंने भरोसा दिलाया था किसानों ने कि इधर नहीं आएंगे, तो क्या उनका भरोसा पूरा ही कर लिया था? पुलिस ने कोई अपनी तैयारियाँ नहीं की थी कि भाई इस तरह का ना होने पाए इंसिडेंट? देखिए, इसमें तो परमिशन के साथ उनको डेजिग्नेटेड रूट दिया गया था। सीरीज़ ऑफ मीटिंग सीनियर लेवल पे हुआ था, उसमें कंडीशंस भी लगाए गए थे। उसको तोड़कर ये अंदर आए, तो डेफिनेटली उन्होंने भी कंडीशंस को वायलेट किया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ और जिसमें पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर, पुलिस वालों ने इसमें बड़ा संयम दिखाया, वरना अगर पुलिस को सख्ती करती तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वगैरह हो सकती थी। क्या स्ट्रेटजी थी उस तरह निपटने की? पुलिस का जो हमारा था ऑब्वियसली कि कोई हम इलीगल एक्टिविटी या कोई उनको वायलेंस से करने के लिए रोकना था, नो डाउट, लेकिन साथ में जिस तरह का माहौल था उसमें हमको ये भी ध्यान में रखना था कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, किसी जान की हानि ना हो, तो उसको भी ध्यान रखते हुए हमने काम किया था। सर, आपने उसके बाद काफ़ी वीडियोज़ आए हैं जैसे पुलिस वाले बेचारे वो खाई सी में गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि पुलिस का कोई मोरल डाउन हुआ होगा कि यार हमको शांत रहने को बोला किसान जी। इसमें देखिए, इसमें तो क्रिमिनल केस भी हुआ है और राइटिंग का केस भी है और जो धाराएं भी लगाई गई हैं, और ऑलरेडी इसमें जो इन्वॉल्व थे जिनके अगेंस्ट एविडेंस है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और अरेस्ट भी हो रहा है। अब चले सर, थोड़ा पीछे चले हैं, जब कोरोना चालू हुआ, लास्ट मार्च की बात है और अभी मार्च में चल रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का जो फेस है, जो पुराना फेस चला रहा था, उससे एकदम बदला हुआ चेहरा है। लोग ऐसा उम्मीद ही नहीं कर पाए कि अच्छा ये वही दिल्ली पुलिस है। एकदम जो दिल्ली की पुलिस वाला जो तमगा मिला, लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दिला रहे हैं, किसी को माँ बच्चों को मिला रहे हैं, तो ये क्या स्ट्रेटजी थी और इसके दिशा निर्देश कैसे मिले थे? ये आप लोगों ने कहाँ से तय किया कि दिल्ली की पुलिस बन गई एकदम से? जी देखिए, कोरोना टफ टाइम सबके लिए रहा है, देश के लिए रहा है, और चूँकि यहाँ से बच्चा से लेकर बड़े सब इफेक्ट हुए हैं और कंप्लीट लॉकडाउन भी रहा है, तो उस समय हमारे लिए डिफरेंट चैलेंज था कि लॉकडाउन को इन्फोर्स भी करना है, प्लस जो सिटीजन्स हैं उनकी बेसिक सर्विसेज भी अफेक्ट ना हो। तो इन दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी था, और जिसमें हमारे कमिश्नर साहब ने भी इस फोर्स को लीड किया, और उसी बात से फिर धीरे धीरे बात करके आई, क्योंकि उस समय ये फेज़ ऐसा था कि पब्लिक का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, पुलिस को भी उनको सपोर्ट करना था। बहुत लोग जो थे बेघर थे या जिनके पास जॉब नहीं थे, खाने की फैसिलिटी नहीं थी, उनको भी एक्सेस करवाना था। तो जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन सबको कोऑर्डिनेट करके भी हमने कोशिश की है, जिससे फिर लगा कि ये दिल्ली पुलिस वाकई में दिल की पुलिस। सर, आपको कोई इंसिडेंट जो याद हो जिसमें पुलिस ने हेल्प की और आपको बड़ा अच्छा लगा, तो याद हो ऐसा? ऐसे तो डेली हम करते थे, कोई हॉस्पिटल में अटक गया है जिसको एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, और चूँकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत बर्डन था, तो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे थे उस समय, तो कोऑर्डिनेट करना हॉस्पिटल से, जहाँ पर सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे उसके घर में भेज के उस पेशेंट को पिक करके हॉस्पिटल में ड्रॉप करवाना। ऐसी कई इंसिडेंट्स हैं, एक को कहना बड़ा मुश्किल होगा। सर, मैंने जब सीपी साहब का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि हमेशा दिल्ली की पुलिस रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आज भी जो है आम आदमी की थाने जाता है या किसी के पास जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, पहले फ़ोन करवा दो, पता नहीं थाने में मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, क्या नहीं होगा। तो ये वाली छवि कब बदलेगी? देखिए, चैलेंज है, इट्स अ रियल चैलेंज कि पुलिस का फंक्शनिंग जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना पारदर्शी और फेयर होगा, तभी ये दिल की पुलिस और अच्छे बेहतर तरीके से बन सकती है। तो उसी में लीडरशिप लेवल पे हमारी यही कोशिश है कि कई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं। एक्चुअली पुलिस का जो डेली फंक्शनिंग है उसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, पब्लिक की सुनेंगे, तो जैसे कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है। आज के दिन कोई भी नागरिक अगर ऑनलाइन कंप्लेंट देता है तो उसका सीपी ऑफिस से लेकर नीचे पुलिस स्टेशन लेवल तक इसका कंप्लेंट मॉनिटरिंग होता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब कोई कंप्लेंट का खाता है, एसएचओ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंक्वायरी ऑफिसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह की और भी कई आईटी बेस्ड हम चेंजेस ला रहे हैं जिससे हम बेटर मॉनिटरिंग कर सकें, सर्विस डिलीवरी जो है पब्लिक को हम एफिशिएंट बना सकें। तो आई एम श्योर ये स्टेप बाय स्टेप करने से हमारी छवि और एफिशिएंसी और इम्प्रूव करेगा। सर, सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा माध्यम हो गया, मीडिया के साथ साथ उसमें फेक न्यूज़ जो है वो काफ़ी परेशान करते हैं पुलिस को भी और समाज में भी
खलबली पैदा करते हैं, तो इसके लिए भी कुछ लोग आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है? तो फेक न्यूज़ जब भी नोटिस में आता है तो हम इसको फ्लैग करते हैं कंसर्न सोशल मीडिया एजेंसी से। नोडल एजेंसी हमारी साइबर सेल है दिल्ली पुलिस की, उसके थ्रू फ्लैग होता है और वहाँ से जैसे ही उनको MHA के थ्रू या जो भी चैनल है उनको इंटीमेशन जाता है तो फेक न्यूज़ वहाँ से हटाया भी जाता है। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यही करते हैं कि इस तरह का तो कंसर्न्ड सोशल मीडिया को हम उस समय भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। तो ये कंटिन्यूस ये फाइट है, मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है फेक न्यूज़ को हटाना, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन से कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो। ये कंटिन्यूस फाइट है, तो इसमें हम जब भी नोटिस में आता है तो कार्रवाई करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है तो हम कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। सर सोशल मीडिया पे आजकल लोग जैसे ट्विटर है या फेसबुक पे लोग पुलिस को कांटेक्ट करते हैं अपनी समस्याओं के लिए भी। मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस का भी 5-6 लाख के आसपास है ट्विटर पे, CP साहब का भी। तो उस जो वहाँ पे जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए ट्विटर में जो टैगिंग हो रही है, जो DCP ऑफिस से टैग हो रहे हैं या CP ऑफिस से टैग होते हैं इस तरह के सोशल मीडिया में, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिस ऑफिस में भी है और नीचे तक जाता है वो रिकॉर्ड। फिर उसमें कई एक्शंस में होता है कि DCPs या SHOs अपने लेवल पे एक्शन ले लें, उनको वहाँ कर देते हैं। कई एक्शन में हम पूछते हैं कि इसमें क्या हुआ है, तो उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उसका फीडबैक भी लिया जाता है कि सोशल मीडिया में आपने अपडेट कर दिया, आपने जो एक्शन लिया उसको आप एक बार अपडेट करके और विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो वी कीप मॉनिटरिंग। सर आपके इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो एरिया पड़ता है, पूरा कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, फिलहाल तो थोड़ा अभी स्लो है, लेकिन वहाँ का एक अलग तरह का नेचर है, अलग तरह का क्राइम है। तो वहाँ के लिए कोई आपने स्ट्रेटजी बनाई हो कुछ? क्या प्लान है? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड क्लास है एक्चुअली, और हमारा जो मेन फोकस दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है कि एक तो जो स्टूडेंट्स हैं एक बेटर एजुकेशन, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं जो कि वहाँ पर लोकल कई स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्मूथली हो कि उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उनके और प्रोटेस्ट है उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। एक तो वो ध्यान में रखने की बात है, और दूसरा क्राइम वाइज वहाँ पर काफ़ी कम केसेस हैं, बहुत माइनर है क्राइम है, क्योंकि मोर और लेस स्टूडेंट का एरिया, तो उतना क्राइम का इंसिडेंट वहाँ नोटिस नहीं किया गया। सर आपका ये जो पूरा एरिया इसमें ऐतिहासिक मंदिर मस्जिद बहुत है, उसको लेकर भी कुछ आप लोगों की प्लानिंग या कोई स्ट्रेटजी या कोई रहती है? देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पुलिस स्टेशन लेवल पे अमन कमेटी है जिसमें सभी समुदाय के लोग, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो लोकल, उसमें मेंबर होते हैं, और फिर अमन कमेटी की रेगुलर मीटिंग होती है। एक तो वो तरीका है। दूसरा SHOs जाके जितने भी इस तरह के लोग हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ कम्युनिटी से इंटरेक्शन रखते हैं और उनके लीडर से भी मिलते रहते हैं कि कभी कोई इस तरह की बात अगर आती तो उसी समय SHO लेवल पे, बीट लेवल पे हम ख़त्म कर दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम DCPs मॉनिटर करते हैं कि इस तरह की बात ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि कम्युनिकेशन अगर हमारा सबसे होता रहे तो इस तरह की कभी दिक्कत नहीं आती। और इन प्लेसेस की सिक्योरिटी को लेकर भी सब कुछ रहता है? CCTV जहाँ ज़रूरत होती है तो हम पुलिस बल भी लगाते हैं, इस तरह का भी रहता है कि ताकि किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत ना हो। तो दिल्ली की पुलिस जो है दिल्ली के लोगों से क्या उम्मीद रखती है? दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों से ये उम्मीद रखती है कि आप पुलिस के साथ चलें, पुलिस को सहयोग दें। आपको कभी कोई चीज़ दिखती है कि आपको ये गलत हो रहा है, तुरंत आप 112 पे इन्फॉर्म करें, या आप पे जिस पे भी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो पब्लिक का होता है कि कभी कोई इंसिडेंट होता है, क्राइम होता है, तो उसमें हमारे एज ए विटनेस, जो लोकल विटनेस है, बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और पुलिस का सहयोग करें ताकि हम इस सिस्टम को रिस्ट्रॉन्ग कर सकें। थाने जाने में क्यों डरते हैं सर? थाने जाने में ये आप मुझे दीजिए कि भी थाने जाने से क्यों डरते हैं और डरना नहीं चाहिए, क्या क्या? ये सब्जेक्टिव है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब डरते हैं, क्योंकि कई लोग हैं, क्योंकि आजकल जो आप कंप्लेंट की संख्या देखेंगे, जिस तरह से लोग आते हैं हमारे पास अप्रोच करते हैं ऊपर भी और थाने के लेवल पे बढ़ा है काफ़ी, और हमारा डिस्पोजल और रिस्पांस भी बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से समय की बात है कि पुराना जो कॉलोनियल सिस्टम था उसकी तरफ से शिफ्ट करके हम पब्लिक डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं, और इसको और स्मूथ करने की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस का सर आजकल एक कार्यक्रम भी चल रहा है युवा, उसमें शायद कुछ प्रेरणा देते हैं, वो क्या है? थोड़ा सा क्लास मुझे। हाँ, युवा में बेसिकली हम कर रहे हैं कि जो आज के नए युवा हैं जो हो सकता है क्राइम की तरफ जाएं, जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए हैं, हो सकता है उनको शुरू में ही हम मदद कर दें तो क्राइम के रास्ते पे नहीं जाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं। NGOs हैं जिसमें हेल्प कर रही हैं, दिल्ली पुलिस की हमारी
विंग है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, कई तरह की ट्रेनिंग है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है मार्केट में, प्रैक्टिकल कोई ऐसा नहीं कि बहुत जो प्रैक्टिकल नहीं उस तरह का नहीं, उनको ट्रेनिंग देके हम कोशिश भी करते हैं कि प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो मार्केट एसोसिएशंस है कि उनको कहीं ना कहीं हम प्लेस करवा सकें। और इसमें हम कुछ भी जितने लड़कों को इस तरह से हम क्राइम से डाइवर्ट करके उनको बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक सर डीयू से सटा हुआ जो इलाका है मुखर्जी नगर का है, तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, वो तैयारी कर रहे होते हैं IAS की, IPS की, PCS की, तो उनको क्या करना चाहिए? लास्ट में मुझे और दीजिए ताकि यूथ थोड़ा इंस्पायर्ड हो आप लोग की बात सुनकर। मेहनत और पढ़ाई, इसमें इसके अलावा तो और कुछ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मेहनत और समझदारी से पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर कैसा लिखना वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मेन फोकस बहुत ज़रूरी है। मतलब कितना सर, जैसे कहते हैं कोई कहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए तो पढ़िए, कोई कहता है ग्रेजुएशन के साथ साथ शुरू कर दीजिए, तो बड़े भ्रांतियाँ हैं बच्चों के मन में। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली जो अगर सिविल सर्विसेज लिखना चाहता है, कहीं भी कोई भी करियर बनना चाहता है, तो स्कूल भी आपने स्कूल में अपना एकेडमिक से स्ट्रॉन्ग रखा है, ग्रेजुएशन में एकेडमिक से स्ट्रॉन्ग रखा है, तो डेफिनेटली वो आगे भी हेल्प करता है। तो आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो आपके ऊपर है कि आप ग्रेजुएशन से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं या फिर बाद में करना चाहते हैं। कोई कई तरह लोग प्राइवेट सेक्टर से भी जॉब करके आते हैं, सिविल सर्विसेज लिखने का सोचते हैं और काफ़ी अच्छे रैंक पे भी जॉब में आते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट और एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पर ज़रूर मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।